अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संतीला। हमेशा की तरह 2:30 बजे आपके लिए कुछ ना कुछ लेके हाजिर होते हैं। बहुत ज़्यादा ना सम टाइम टू मच होता है। एक्चुअली दिन में 3 दफ़ा आप लोगों के साथ वी लोग आप लोगों से मुलाकात का बहाना अपनी तमाम तर मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि एक आप लोगों से प्यार और मोहब्बत ऐसा बन गया हुआ है कि खुद को फ़ील होता है कि अगर कोई गैर हाज़िरी हो जाए ना, तो बड़ा अच्छा अजीब-सा लगता है कि यार मतलब पता नहीं दोस्त 2:30 बजे वीलॉग करते हैं, तो दोस्त 2:30 बजे अपलोड ना हुआ, तो लोग सोचेंगे अल्लाह खैर करे। तो इसलिए कोशिश होती है। और वैसे जो भी आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, वो पढ़कर मैं बिलीव करें कि मुझे इतना फ़ख्र होता है, आप तमाम दोस्तों के प्यार और मोहब्बत पर। जो मेरा सासा है, डेफ़िनेट मैं अदना सा कारकुन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का और आप तमाम दोस्तों का भाई, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बेटा और जो मेरी बहनें और माएँ भी सुनती हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप लोगों के कमेंट्स को लाइक करना और जवाब भी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर कोई मिस होते हों, तो आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं और मैं बहुत सारे दोस्तों के कमेंट जो होते हैं, उनको बड़ा उनसे लर्न भी करता हूँ और मैं अगले प्लान में सोच ये रहा हूँ कि कोशिश किया करूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों के जो कमेंट्स हों, उनको अपने वीलॉग का हिस्सा बनाया करूँ और जो पिछले गुज़रा हुआ वीलॉग हो, उसमें से जो कमेंट्स हों 1 या 2 जो हमारे लिए और सुनने वालों के लिए ऑथेंटिक हों, चीज़ें उसमें हो, वो आप लोगों को स्क्रीन पे शो करके उस पे बात भी किया करें। बट एनी हाउ चलते हैं आज के वीलो की तरफ। जावेद चौधरी इमरान खान की हुकूमत के काले करतूतों की दास्तानें बयान कर रहे हैं। जनरल बाजवा का इसमें हिस्सा शामिल है। फिर एक दास्तान सामने आई है, काफी दिलचस्प है। फौज और इमरान खान के दरमियान दूरी को आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले भांप लिया था। आसिफ अली जरदारी को अपने जराये से पता चला कि फरवरी 2021 में कोर कमांडर के ऊपर नीचे तवील मीटिंग्स हुई हैं। फौज ने इन मीटिंग के बाद न्यूट्रल और एपॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया। 3 मार्च 2021 को सेनेट के इलेक्शन थे। ये वो मौका था कि अगर वो फरवरी में उन्होंने फैसला कर लिया था, लेकिन सेनेट के जो इलेक्शन थे वो मार्च में होते हैं। इमरान खान वजीर खजाना हफीज शेख को इस्लामाबाद की जनरल नशिस्तें जितवाना चाहते थे। आसिफ अली जरदारी ने फौज को गैर जानबदारी चेक करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा। पीडीएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और पीडीएम की अक्सरियत बावजूद 5 वोटों से हार गई। मतलब यहाँ पे चेक ये किया जा रहा था कि अगर वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं, तो देखते हैं कि वाकई न्यूट्रल हो गए हैं। तो यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने चेयरमैन के लिए उतारा, लेकिन पीडीएम सारी इकट्ठी होके भी ये ना जीत सकी। गिलानी साहब यहाँ पे जो अपनी सीट थी, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट वाकई हुकूमत के पीछे से हट गई थी, नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो 6 मार्च को इत्मीनान का वोट लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान की सपोर्ट पर मजबूर होगी, डेफिनेट। ये अब इमरान खान चेक कर रहा था, ये इमरान खान चेक कर रहा था ना कि अगर वो उनके साथ हैं या नहीं। और अगर उन्होंने अपनी मीटिंगों में फैसला कर लिया, तो अब इमरान खान ये चेक करने के लिए अपना जो है वो उसने वोट लेने का फैसला किया। जनरल फैज हमीद की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये 72 घंटे मुसलसल जाग कर हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। चौधरी शजात हुसैन इस वक्त अस्पताल में थे। चौधरी सालिक हुसैन इनको खाना खिला रहे थे। एक फौजी अफसर गुलदस्ता लेकर अस्पताल आए, चौधरी साहब की इयादत की। इसके बाद दरखास्त की कि सर, बेशक चौधरी साहब अलील हैं, लेकिन आपने कल हर सूरत पार्लियामेंट में पहुंच कर वजीर आजम को इत्मीनान का वोट देना है। सालिक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच गए, उन्हें इस वक्त तक फोन आते रहे। तारिक बशीर चीमा बहावलपुर में थे, उन्हें फोन करके कहा गया कि आप खुद तशरीफ लाएंगे या फिर आपको लाने का बंदोबस्त किया जाए। अब बंदोबस्त का मतलब आप समझते हैं ना कि तशरीफ ले होगे या ਤੁਹਾਡੀ तशरीफ समेत ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ बंदोबस्त किया जाए। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन मरहूम ने कैमरे पर कह दिया था, आप लोगों को याद हो, कि मैं आया नहीं, मुझे लाया गया। बहरहाल फैज हमीद ने जैसे तैसे एमएनए पूरे कर दिए। आखिरी वोट गुलाम बीबी भरवाना थी, ये नहीं मान रही थी, लेकिन फिर आखिर में आर्मी चीफ को बताया गया कि ये भी कल जंग से निकल पड़ी है, हमारी गाड़ी इनके पीछे पीछे है। यूं 6 मार्च को इत्मीनान का वोट हुआ। पीडीएम को एक बार फिर ये मैसेज चला गया कि फौज न्यूट्रल होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरने देगी।
इत्तेमाद के वोट के बाद आसफ जरदारी की कराची शिफ्टिंग का वाकया पेश आया है। इमरान खान ने जनरल बाजवा और जनरल फैज से पीडीएम तोड़ने का मुतालबा कर दिया। मैंने ये वाकया 29 दिसंबर के कॉलम जनरल बाजवा के 2 NRO में लिख चुका हूं। मुझे इसके बाद आसफ जरदारी के वकील साबिक वजीर कानून सेनेटर फरूक एच नाइक का फोन आया था। आसिफ अली जरदारी की बाकायदा जमानत हुई थी और ये इसके बाद कराची शिफ्ट हुए थे, जबकि इनके मुकदमात बदस्तूर इस्लामाबाद में चलते रहे हैं। मैं नाइक साहब का एहतराम करता हूं, उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज ने भी इमरान खान की हदायत पर आसिफ अली जरदारी को नैब और अदालत से रायत लेकर दी। रायत के बाद दो वाकयात हुए थे। आसिफ जरदारी कराची चले गए। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में हुकूमत के इत्तेहादी बाप पार्टी के 4 अरकान के वोट देकर अपोजिशन लीडर बना दिया गया। ले जनरल फैज की मेहरबानी थी, यूं पीडीएम टूट गई। सितंबर 2020 में FTF के बिल की मंजूरी के मौके पर एक बार फिर मुदाखलत हुई, जिसके बाद अपोजिशन मायूस होगी, लेकिन जनरल बाजवा ने मलक मोहम्मद अहमद के जरिए नून लीग के कायदीन को पैगाम भिजवाया, अब किसी को कोई फोन नहीं आएगा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद चीजें बदलना शुरू होगी। पीडीएम दोबारा एक्टिव हुई, हुकूमत गिरती हुई दीवार की तरह आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली गई। गुज़श्ता मार्च 2022 में जब सूरत हाल क्लियर हो गई तो एक दिन फरोग नसीम जनरल बाजवा के पास गए, से पूछा हमें क्या करना चाहिए। जनरल बाजवा ने मशवरा दिया, मेरी ख्वाहिश है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। फरोग नसीम का जवाब था, गोया हमें मजीद 1.5 साल इस पागलपन में रहना होगा। फरोग नसीम ने चंद दिन बाद जनरल बाजवा को फोन कहा और कहा, सर आपसे खालिद भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी बात करना चाहते हैं। इसके बाद खालिद मकबूल के हाथ में फोन पकड़ा दिया। खालिद मकबूल ने 2 सवाल किए। क्या इमरान खान हमें गवर्नरशिप दे सकते हैं? जनरल बाजवा का जवाब था, मैं ये वादा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, क्या ये कराची में हमें मेयरशिप दे देंगे? जनरल बाजवा ने दूसरी बार भी कहा, मैं ये वादा भी नहीं कर सकता। खालिद मकबूल ने इसके बाद, सर फिर हमें पीडीएम में जाने दें, हमने 1 साल बाद इलेक्शन भी लड़ना है, हम खान के साथ इलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे। जनरल बाजवा का जवाब था, ये आपका अपना फैसला है। यू एमकेएम पीडीएम में चलेगी और इससे पीडीएम ने गवर्नरशिप भी दे दी और अब ये मेयरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये भी हस्बे वादा इसे मिल जाएगी, एक बार फिर मुतहर्रक भी हो जाएगी और इसके बाद पीटीआई को बहुत तकलीफ होगी। इमरान खान के दौर में दो और हैरान कुन वाकयात पेश आए। नदीम बाबर ओरिएंट पावर के नाम से बिजली बनाने वाली एक कंपनी चला रहे थे। इमरान खान ने उन्हें 22 अप्रैल 2019 को मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम बना दिया। ये सीधा सादा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। इमरान एस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म को इस तकरीर से रोका, लेकिन ये नहीं माने। यूं नदीम बाबर पेट्रोलियम के मामून खसूसी बन गए और इनके दौर में 3 खौफनाक वाक़या पेश आए। इनके प्लांट्स को जल्दी और ज्यादा परमिट पेमेंट मिल जाती थी, जिस पर दूसरे मालिकान शोर करते थे। दूसरा, एक दिन अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के कमांडर ने जनरल बाजवा को फोन करके बताया कि कराची एयरपोर्ट पर तेल की दरामद में गड़बड़ हो रही है। स्टैब्लिशमेंट ने नदीम बाबर से पूछा, इनका जवाब था, नहीं सर ये इतला गलत है, कराची पोर्ट पर कुछ नहीं हो रहा। चंद दिन बाद अमेरिका के चार्ज डी एन फेर ने जनरल बाजवा को फोन करके दोबारा शिकायत की। आर्मी चीफ ने आईएस को कराची पोर्ट भिजवा दिया। आईएस ने रिपोर्ट से तेल का भरा हुआ जहाज पकड़ा। जहाज के कागजात ओमान के थे, लेकिन इसमें पेट्रोल ईरानी था और इस पेट्रोल की कीमत फी लीटर 30 रुपए का फर्क था। ये जहाज नदीम बाबर ने अपने लिए मंगवाया था। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, लेकिन ये खामोश रहे। तीसरा वाकया इससे ज्यादा खौफनाक था। जनरल बाजवा के कतर के शाही खानदान से करीबी तल्लुकात थे। ये पाबंदी के दौरान भी कतर का दौरा करते रहे थे और कतर के शाही खानदान को इस बात का बहुत हया था कि 2021 में मुल्क में गैस का बहरान था। माहरीन की पेश गोई हुई थी कि सर्दियों में लोग चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। जनरल नदीम बाबर को लेकर कतर गए, शेख से एलएनजी की दरखास्त की। चीन से कतर गैस का सबसे बड़ा खरीदार था। कतर से इसे $11.25 में एलएनजी बेचता था, लेकिन कतर ने हमें $10.25 में गैस दे दी, मगर सहूलत वन टाइम थी। हमें कहा गया कि आपको जितनी गैस चाहिए एक बार ले लें। जनरल बाजवा ने नदीम बाबर और मेजर जनरल मोहम्मद इरफान को कतर के वजीर गैस के हवाले कर दिया। वजीर ने पाकिस्तान की जरूरत पूछी। नदीम बाबर ने कहा कि हमें 3 जहाज दें। जनरल इरफान ने नदीम बाबर के कान में कहा, हम 10 ले लेते हैं, हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन नदीम बाबर ने कहना था, मेरे लिए 3 जहाज काफी हैं। जनरल इरफान ने दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन नदीम बाबर नहीं माने। ये एक्सपर्ट थे, फौज गैस की असल जरूरत से वाकिफ नहीं थी, लिहाजा जनरल इरफान खामोश हो गए। यूं हम सिर्फ 3 जहाज बुक कराकर वापस आ गए, लेकिन जब सर्दियां आई तो पूरे मुल्क से गैस और बिजली के दोनों गायब होगी। हुकूमत ओपन मार्केट से $30 में एलएनजी खरीदने पर मजबूर होगी और ये सीधी सादी ज्यादती तहकीकात की गई तो पता चला नदीम बाबर ये खेल अपना
फ्रेश ऑयल बेचने के लिए खेलते रहे। चनाचा ये फौज ने शदीद इस पे प्रोटेस्ट किया। यूं इमरान खान ने नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया। नदीम बाबर चले गए, लेकिन इनकी मेहरबानी की फसल मुल्क आज भी काट रहा है। जनरल नदीम तस्लीम करते हैं, जनरल बाजवा तस्लीम करते हैं, शाहिद हकान बासी ने कतर से एलएनजी का सस्ता तरीन सौदा किया। वो जारी रहना चाहिए था। इमरान खान ने वो सिलसिला तोड़कर मुल्क पर जुल्म किया। फौज ने 2020 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए भी रजामंद कर लिया था। ये कारनामा जनरल फैज हमीद का था। ये एक अरब मुल्क में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोरोल से मुतद बार मिले। ये फैसला हो गया कि नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी हंगलाज माना के पुजारी हैं और ये सीधा हंगाज माता के मंदिर जाएंगे, वहां 10 दिन का व्रत रखेंगे और वापसी पर इमरान खान से मिलेंगे। इनका बाजू पकड़कर हवा में लहराएंगे, दोस्ती का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे, हम तजारत में खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे मुल्क में मुदाखलत और दहशतगर्दी ना करने का ऐलान भी करते हैं और कश्मीर का फैसला 20 साल बाद मिलकर बैठकर करेंगे। ये फैसला हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को डरा दिया। इनका कहना था कि आप पर मोहर लग जाएगी कि आपने कश्मीर का सौदा किया है। वजीर आजम ये पीछे हट गए और ये सौदा ये एक दफा फिर ये जो मोदी के साथ बैठने वाला था वो एक दफा फिर नाकाम हो गया। ये वो कहानियां हैं जो ईमानों के अंदर की हैं, जो उस वक्त गेमें खेली जाती थी, जिससे इमरान खान हमेशा कहते थे कि सियासतदान, क्योंकि ये नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, ये सब बिजनेसमैन लोग हैं, तो ये इनको बिजनेस फायदे पहुंचाने के लिए अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के लिए ये सब कुछ करते हैं। नवाज शरीफ ने अपने दोस्तों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया होगा, कभी भी नहीं पहुंचाया होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूं, मैं कायदे मोहतरम से मिला हूं, काफी बार मिला हूं, जिनकी सोच, मैं आज आपको एक वाक्य बताऊं, एक नहीं हर दफा का एक वाक्य बताऊं, हर दफा का, शायद आप लोगों को बहुत सुना होगा। जुमे वाले दिन मियां साहब के दफ्तर में, कायदे मोहतरम के दफ्तर में जुमे की नमाज के बाद खाने का एहतमाम होता है, जिसमें 15 से 50 लोग तक होते हैं। ठीक है जी, जिसमें उनके दफ्तर के 10 से 12 लोग भी होते हैं, सिक्योरिटी वाले भी होते हैं और जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं वो भी होते हैं। अच्छा, खाना टेबल पे लग जाता है। खाना टेबल पर लगने के बाद कायदे मोहतरम तशरीफ ले आते हैं। उनके साथ पाकिस्तान से आए हुए कुछ साबिक गवर्नर, पाकिस्तान से आए हुए कुछ साबिक वजीर, पाकिस्तान से आए हुए कुछ साबिक वजीर आला तक बैठे होते हैं। खाने की टेबल लग चुकी होती है। जितने उस डाइनिंग रूम में लोग बैठ सकते हैं कुर्सियों पर साथ साथ होकर बैठ जाते हैं। मैं लफज बलफज आपको सुनाता हूँ, बैठ जाते हैं और उसके बाद खाने का सिलसिला शुरू होता है। जी बुलाएं, आते कौन है आप बिलीव करेंगे? मैं मतलब लफज बलफज बता रहा हूं कि सबसे पहले उस दफ्तर के मुलाजम आते हैं और खाना डालते हैं। दफ्तर के मुलाजम आते हैं एक एक, और जब एक एक डाल लेता है तो मियां साहब आवाज देके पूछते हैं, राशा साहब कोई मुलाजम रह तो नहीं गया? तो वो कहते हैं नहीं जी, कायदे मोहतरम सब ने खाना ले लिया है। तो फिर कायदे मोहतरम का अगला जुमला होता है, चुको संधीला साहब हुण हिम्मत नाल बोटियां लभनियां पैणियां जिथों हुण जिदा जिथों जिथा दा लगदा उथों चुक लवो। बड़े खूबसूरत अल्फाज में कि जहां पे आपको जो मिलता है वहां से आप शुरू कर लें। एक वाकया ऐसा भी हुआ उसमें कि एक मुलाजम रह गया। जब खाना शुरू हो गया तो वो मुलाजम अंदर आया और वो खाना डालने लगा, तो मियां साहब गुस्से हो गए। गुस्से से पूछा, भाई मैंने आपसे पूछा नहीं था कि मुलाजम रह तो नहीं गया, तो ये कैसे हो गया कि एक मुलाजम रह गया और हमने खाना शुरू कर दिया? ये बड़ा गुस्से से उन्होंने जवाब दिया और वो मुलाजम ने, हमने सब ने हाथ रोके, वो मुलाजम ने खाना डाला और उसके बाद वो मुलाजम खाना लेके गया। तो फिर कायदे मोहतरम थोड़ा सा कुछ रिलैक्स हुए, खाना खाया और उसके बाद एक मतलब एक सिलसिला चलता रहा। ये है नवाज शरीफ। दोस्तों को फायदा ये दे सकता है कि खाने की टेबल पर साथ बिठाकर खाना खिला सकता है, लेकिन इस किसी को इस लेवल का दे कि जहां 10 हमें एक दफा की जो सहूलत के मुताबिक गैस मिल रहे हैं, वो इमरान खान का दोस्त कहने 3 ले आते हैं क्योंकि बाकी का तो मेरा अपना है, वो मैं बेचूंगा। बट एनी हाउ, ये इमरान खान का दौर 3 साल का है, लेकिन इसके नुकसानात कम से कम 10 साल तक चलते रहेंगे और हमें इस तरह की कहानियां और स्टोरियां 10 साल और मिलती रहेंगी। इजाजत है, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज दोस्तों।